हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मॉडर्न कैरियर लॉन्चर में इन फ्रंट ऑफ बेसिक स्कूल पांडे भवन। हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग यौगिक बनाने के लिए सीखेंगे और उन यौगिकों से हम लोग समीकरण को बनाने के लिए सीखेंगे और समीकरण को बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। और ऐसे जनरली हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मिलते हैं कहते हैं सर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। तो कहाँ प्रॉब्लम होती है? तो अक्सर बोलते हैं कि हम लोगों को समीकरण बैलेंस करने के लिए नहीं आता। चलिए आज हम लोग समीकरण बैलेंस करने के लिए सीखेंगे। खास करके इसे 7 से लेकर 12 तक सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसका तत्व क्या है, तत्व का संकेत क्या है, संयोजकता क्या है, मूलक सभी मूलकों का संकेत क्या है और संयोजकता क्या है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस मतलब लेकर के हम लोग आप लोग के बीच में है, उसको आप लोग समझा देते हैं। आइए देखिए, कॉपर का 2 मूलक है यहाँ पे, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। क्यूप्रस का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है और क्यूप्रिक का वैलेंसी 2 होता है। यहाँ पे आप लोग एक चीज बता देना चाहते हैं, अगर अस आ जाए, अगर किसी तत्व की वैलेंसी 2 को अगर हो रही है तो उसमें जिसमें अस आ जाए तो समझ जाइए कि वो जो न्यूनतम वैलेंसी होगी वो यूज होगा। अगर ई का आ जाए तो जो मैक्सिमम वैलेंसी होगी वो यूज होगा। ठीक है, तो क्यूप्रस की 2 वैलेंसी होती है, 1 और 2 वैलेंसी होती है, तो इसका न्यूनतम क्या है? 1। तो यानी क्यूप्रस के लिए वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 और क्यूप्रिक के लिए वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2। उसी प्रकार से ये आपको यहां से लेकर के फेरस फेरिक तक, ठीक है, एक जैसा ही है। ठीक है, उसी तरह से देखिए स्टेनस और अस्टेनिक। अस्टेनस का वैलेंसी 2 है, अस्टेनिक का वैलेंसी 4। पहले ही आप लोग बताएं कि अगर अस है तो न्यूनतम वैलेंसी यूज होगा, ई का अगर है तो मैक्सिमम वैलेंसी। आप यहां देख सकते हैं अस में न्यूनतम वैलेंसी है, ई में मैक्सिमम वैलेंसी। मतलब का टीन का 2 वैलेंसी होता है, 2 और 4 होता है। उसी तरह से मर्क्यूरस और मर्क्यूरी का देखते हैं, यहाँ पे दोनों का सेम कंडीशन है, हालांकि कहीं कहीं 4 भी मिलता है, मर्क्यूरी का कहीं कहीं 4 भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, अब आइए कोलंबस और कोलंबिक। कोलंबस का पीवी संकेत होता है, इसकी वैलेंसी 2 है और एक पहले बताएं मैक्सिमम वैलेंसी इसका क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से फेरस और फेरिक। फेरस मतलब क्या? आयरन का ये है, तो इसका संकेत क्या हो गया? ये भी फेरस, इसकी वैलेंसी क्या? 2 और फेरिक की वैलेंसी क्या हो गया? 3। अस रहेगा तो न्यूनतम वैलेंसी मतलब क्या? आयरन का 2 तरह का वैलेंसी होती है, 2 और 3 होती है। अस आ रहा है मतलब क्या? वहां पे 2 यूज वैलेंसी करेंगे, ई का आएगा तो वहां पे हम वैलेंसी क्या करेंगे? 3 यूज करेंगे। ठीक है, उस तरह से फिर अब आ जाए सल्फाइड, एस वैलेंसी 2, सल्फाइड है, सल्फाइड SO3। देखिए अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन पड़ जाता है, आपको उतना नहीं, आपको ये याद रखना होगा कि ये सल्फाइड है, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, बाइसल्फाइड SO3, इसकी वैलेंसी 1 होती है। उससे पहले सल्फेट SO4, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। फिर क्या आपका बाइसल्फेट HSO4, इसकी वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोक्साइड OH, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप कंपाउंड बनाने सीख जाइएगा और कंपाउंड बनाने जब सीख जाइएगा तो समीकरणों को बैलेंस करने के लिए सीख जाइएगा। ठीक है, तो अब आइए देखिए थायोसल्फेट, थायोसल्फेट H2O3, इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। ऑक्साइड, अच्छा इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। पेरोक्साइड O2, इसकी वैलेंसी क्या है? 2 होगी। नाइट्राइट NO2, इसकी वैलेंसी क्या? 1। नाइट्रेट NO3, ये सब क्या है? मूलक है, ये ध्यान रखिएगा, ये करने वाला अलग अलग नहीं है। ये NO2 है मतलब नाइट्राइट है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, अगर करने का मतलब है देख सकते हैं HNO2 रहता है, HNO3 रहता है, समझे? तो कहने को कि इसको हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या है? नाइट्राइट NO2, इसकी वैलेंसी 1, नाइट्रेट NO3 वैलेंसी 1, नाइट्राइड N संकेत आपका N है, वैलेंसी क्या हो गया? 3। क्लोराइड F, इसकी वैलेंसी क्या हो गया? 1। क्लोराइड Cl, इसकी वैलेंसी क्या हो गया? 1। हाइपोक्लोराइड वैलेंसी 1
क्लोरेट ClO3 वैलेंसी 1, फॉस्फाइड HPO3 वैलेंसी 3, कार्बोनेट CO3 इसकी वैलेंसी 2 हो गया, बाइकार्बोनेट HCO3, ये आपको पूरा पूरा याद रखना होगा। जैसे कार्बोनेट आ गया, देखते हो अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट CO3 CaCO3 कैसे हुआ, तो आपको याद रखना होगा कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की भी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, 2 तो क्या हो जाती है कैंसिल हो जाता है, दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आपको बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसलिए आपको याद रखना होगा। अब सोचेंगे सर यार कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग, नहीं ऐसा नहीं याद रखना। आपको कार्बन का ठीक है याद रखना है वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, लेकिन एक मूलक के रूप में आपको याद रखना होगा क्लोरेट को फॉस्फाइड को कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट को। अब देखिए सिलिकेट SiO3, सिलिकॉन की अलग वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की अलग वैलेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है यह एक मूलक के रूप में है, आपको ये याद रखना होगा। सिलिकेट इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, जिंक ZnO2 इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, डाइक्रोमेट Cr2O7 इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, परमैंगनेट MnO4 इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, साइनाइड Cn इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे रुके थे, ऑक्साइड जो होगा वो होगा वो हाइड्राइड था H, ठीक है, तो ऑक्साइड के लिए O, और यहाँ पे वैलेंसी क्या होगा 1 होगा। देखिए जनरली वैलेंसी के ऑक्सीजन का क्या होता है 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑक्साइड है, ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या होगा 1 होगा। ठीक है, आइए देखिए हम कुछ अनुसूत्र लेकर के बैठे हुए हैं, उदाहरण लेकर के रखे हैं। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर यहाँ पे NH3 अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl H2SO4 कैसे निर्माण होता है। जब तक आप इसको निर्माण करने के लिए नहीं सीखेंगे तब तक आप रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए नहीं सीखेंगे। आइए जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन तब जाकर के HCl का निर्माण हुआ, तो आइए देखते हैं कैसे निर्माण, कैसे HCl नहीं हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। आप लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन देखें, कहने का मतलब है कि यह हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है। वैलेंसी करने के लिए याद करने के लिए एक और सरल तरीका आप लोग बता सकते हैं, कुछ नहीं करना। आप पीरियोडिक टेबल देखिए, वर्ग फर्स्ट का अगर तत्व है तो उन सभी वर्ग फर्स्ट में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की वैलेंसी 1 होती है। एक ट्रिक है उसका, हल ही ना करो रब से फरियाद। हम पिछले टॉपिक में दिए हुए हैं, इस ब्लॉक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें दिए हुए हैं, तो हल ही ना करो रब से फरियाद मतलब कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम जितने भी 6 तत्व हैं इन सभी तत्वों की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। मतलब क्या हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गया 1 हुई। मतलब आप कुछ मत याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि वर्ग फर्स्ट के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की वैलेंसी 1 होती है, वर्ग 2 के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की वैलेंसी 2 होती है, वर्ग 3 के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की वैलेंसी 3 होती है, वर्ग 4 के तत्व जितने भी वर्ग 4 में तत्व उन सभी तत्वों की वैलेंसी 4 होती है। अब सोच लेंगे 1 2 3 4, अगर किसी वर्ग या कहिए किसी तत्व का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो यदि उसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी सेम रह जाता है। यानी अगर 1 है 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा। अगर 5 6 7 अगर है मतलब क्या वर्ग 15 वर्ग 16 वर्ग 17 5 6 7 वर्ग 15 के तत्व वर्ग 16 के तत्व और वर्ग 17 के तत्व। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसके बाहरी कक्षा में 5 क्रमशः 6 और 7 आएगा, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। सो देखिए अगर बाहरी कक्षा में 5 है तो उसकी वैलेंसी जनरली 3 ही होती है। ऐसे 5 भी कहीं कहीं मिलता है, बहुत सारे कंपाउंड 5 का भी बनता है, जैसे कि NH3 नाइट्रोजन क्या है वर्ग 15 का ही तत्व है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बना लेता है, बट ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया करके N2O5 बना लेता है। यहाँ पे हम देखते क्या है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 यूज हो रही है, यहाँ पे देखते हैं क्या नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 यूज हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही है कि 3 भी वैलेंसी होता है और 5 भी वैलेंसी होता है, लेकिन ज्यादातर यूज क्या होता है 3 होता है। ठीक है, अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 6 अगर इलेक्ट्रॉन है या यूं कहिए कि ऑक्सीजन परिवार के जितने भी तत्व हैं ऑक्सीजन परिवार में
उन सभी तत्वों की वैलेंसी 2 होती है। हाइड्रोजन परिवार के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की वैलेंसी 1 होती है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी उतना ही रहेगा, और यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी क्रमशः 3 2 1 हो जाएगा। आपको एकदम सरल तरीके से बता दें, वैलेंसी याद करना, माथा फोड़ी फोड़ी नहीं करना, सीधे से कितना याद रखना है। वर्ग फर्स्ट का तत्व है वैलेंसी 1, वर्ग 2 का तत्व है वैलेंसी 2, वर्ग 3 का तत्व है तो वैलेंसी 3, वर्ग 4 का तत्व है तो वैलेंसी 4, वर्ग 5 का तत्व है तो दोनों तरफ वैलेंसी आएगा। ध्यान रखना, 5 भी आएगा 3 भी आएगा। वर्ग 6 का अगर तत्व है, वर्ग अगर 6 का तत्व है तो उसकी वैलेंसी दोनों आएगा, 6 भी आएगा और 2 भी आएगा, लेकिन ज्यादा वैलेंसी क्या आएगा, 2 आएगा। बताएंगे इसके पीछे क्या रीजन है और नेक्स्ट क्लास में। वर्ग 7 का है तो इसकी वैलेंसी 7 होती है, कहीं कहीं आपको 1 भी देखने के लिए मिलता है, सॉरी वैलेंसी इसका जनरली 1 होता है, लेकिन कहीं कहीं 7 भी मिलता है, वो एक्सेप्शनल में होता है। आगे हम बताएंगे क्यों ऐसा होता है, लेकिन जनरली अगर हम लोग ये समझें कि यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 4 ही रहेगा। 5 अगर है तो 3, 6 है तो 2, 7 है तो 1। और दूसरा टेक्निक क्या बताएं, जिस वर्ग का तत्व है अगर 2 का है तो उसकी वैलेंसी 2। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन वर्ग फर्स्ट का तत्व है, क्लोरीन वर्ग फर्स्ट का तत्व है। देखिए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए चीज और ध्यान रखिए, पीरियोडिक टेबल आपका माइंड में होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल आपका माइंड में होना चाहिए, ये जरूरी है। केमिस्ट्री का हम समझते हैं वो आधार है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है, वर्ग फर्स्ट का तत्व है, क्लोरीन क्या है, वर्ग 17 का तत्व है। तो पहले बताएं, तो 17 का तत्व है तो उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए 1 लिखे हैं, अब तिरछे गुना कर दीजिए, तो H को 1 से गुना किए तो H हो गया, Cl को 1 से गुना किए तो Cl हो गया। इस प्रकार जाकर के क्या करता है हाइड्रोजन को ऐड बनाता है, ठीक। आइए कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरीन, कैल्शियम की वैलेंसी क्या 2, क्लोरीन की वैलेंसी क्या 1। देख लीजिए कैल्शियम किस वर्ग का तत्व है, कैल्शियम वर्ग 2 का तत्व है। आप लोग ट्रिक्स दिए थे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक। तो वर्ग 2 का तत्व है, याद रखिएगा। तो वर्ग 2 का तत्व पहले ही बताएंगे, वर्ग 2 का तत्व तो उसका वैलेंसी क्या होगा 2 होगा, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2। क्लोरीन वर्ग 7 का तत्व है, अगर 7 का तत्व मतलब क्या, उसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 1 होगी। 1 लिख दिए, तिरछी गुना कर दीजिए, कैल्शियम को 1 से गुना कीजिए तो कैल्शियम हो गया, क्लोरीन को 2 से गुना कीजिए तो CaCl2। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार निर्माण कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ का निर्माण है, देखिए तो कैल्शियम, तो कैल्शियम OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, पहले ही बताएं क्यों 2, क्योंकि यह वर्ग 2 का तत्व है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आपको बोले थे याद करने के लिए, उधर हम लिखाए थे, याद कर लीजिएगा। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या है 1 है, हाइड्रोक्साइड के वैलेंसी क्या है 1 है। तिरछी गुना कीजिए, कैल्शियम को 1 से गुना किए तो कैल्शियम हो गया, OH को 2 से गुना करेंगे तो H2 हो जाएगा। इस प्रकार जाकर के क्या होता है, सूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। उसी तरह से आगे CCl4, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी क्या होता है, कार्बन किस वर्ग का तत्व है, वर्ग 4 का तत्व है। क्लोरीन किस वर्ग का तत्व है, वर्ग 17 का तत्व है। 17 का तत्व मतलब है उसके बारे में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, वैलेंसी 1 होगी, Ca1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछी गुना, C को 1 से गुना किया C और Cl को 4 से गुना किया तो क्या हो गया Cl4। देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया, ठीक है। देखिए यहाँ अमोनिया, तो इसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन किस वर्ग का तत्व है, तो वर्ग 15 का तत्व है। वर्ग 15 का मतलब क्या, बाहरी कक्षा में क्या होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या, तो 3 अभी बताए थे, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गया 3। हाइड्रोजन 1 है, वर्ग फर्स्ट का तत्व है तो फर्स्ट 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, N को 1 से गुना किए तो N हो गया, H को 3 से गुना करेंगे तो NH3 कंपाउंड बन गया, यौगिक बन गया। आइए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तो कैल्शियम, कार्बोनेट तो कार्बोनेट, 2 अलग पहले ही बताए थे, इसको अलग अलग नहीं पढ़ना, कैल्शियम अलग, कार्बन अलग, ऑक्सीजन नहीं, ये कार्बोनेट है और ये कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम और कैल्शियम की वैलेंसी क्या 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी भी क्या 2। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि सम इंपॉर्टेंस
मूलक या तत्व का आपको क्या किए हैं, वैलेंसी बतला दिए हैं, उसको जरूर याद कीजिए। नहीं याद कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो जो बताया जा रहा है उसको याद कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी भी दो, क्यों वैलेंसी दो, क्योंकि यहाँ पर 2 का तत्व है। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है 2, इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 1 1 लिख सकते हैं। कैल्शियम को 1 से गुना करें, कार्बोनेट को भी 1 से गुना करें, क्या हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इस प्रकार से। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम किस बार का तत्व है, तो बर्फ का तत्व है। बर्फ का तत्व है मतलब क्या, इसके वैलेंसी भी क्या होगा 1 होगा। क्लोरीन किस बार का तत्व है, वर्ग 17 का तत्व है, मतलब क्या इसकी वैलेंसी क्या होगा 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 इलेक्ट्रॉन रहने की स्थिति में क्या होगा, उसकी वैलेंसी 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, Na को 1 से गुना किए तो Na और Cl को 1 से गुना किए तो Cl, NaCl। उसी तरह से यहाँ पर आ जाइए H2SO4, क्या देख रहे हैं H2 और सल्फेट 2 अलग अलग है, ठीक। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या 1, क्यों 1, क्योंकि फर्स्ट का तत्व है। सल्फेट आप लोगों को बतलाए थे अभी कि सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। याद रखिएगा जो उधर पहले शुरू में बतलाए हैं नाम संकेत और संयोजकता, उसको जरूर याद रखिएगा तो फिर ये बनेगा। ये दोनों अगर आपको पता है, वैलेंसी पता है, तो आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, H को 2 से गुना किए तो H2 और सल्फेट को 1 से गुना किए तो सल्फेट को 1 से गुना किए तो सल्फेट, बन क्या गया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। आइए देखिए हम लोग लिए हैं FeSO4 प्लस जस्ता, रिएक्शन किया तो बनाए क्या जिंक सल्फेट और प्लस क्या Fe यानी आयन। क्या देख रहे हैं, और जिंक सल्फेट लिए हैं फिर Fe लिए हैं। Fe जो है इसके मूलक जिंक सल्फेट से सल्फेट मूलक को विस्थापित कर लिया और बना क्या लिया FeSO4 और प्लस जस्ता। ये देखिए जो समीकरण है ये सही है, लेकिन ये समीकरण क्या है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, ये तो जरूरी जानना है। कहने का मतलब है कि हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से अभिक्रिया करके उसके मूलक को विस्थापित नहीं कर सकता, उसके भी कुछ श्रेणी। कहने का मतलब है कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर आपके पिताजी अगर आ गए तो आप क्या करते हैं कुर्सी छोड़ देते हैं। लेकिन पिताजी अगर आपके बैठे हुए हों और अगर आप आ गए तो क्या वो कुर्सी छोड़ देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्रमबद्धता। उसी तरह से तत्वों में भी क्रमबद्धता होती है। जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है वो दूसरे तत्वों के मूलक से क्या करते हैं, मूलक को छीन लेते हैं। यानी जो जितना अधिक एक्टिव होगा वह कम एक्टिव वाले तत्वों के साथ जो मूलक उपस्थित है उसके मूलक को क्या करेगा, छीन लेगा। अब देखिए हम पता कैसे करेंगे कि किसकी क्रियाशीलता कैसा है, कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, कौन किसके मूलक को विस्थापित कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो आप जानना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि ये समीकरण सही है तो क्यों सही है। ऐसा क्या लग रहा है कि जस्ता ने FeSO4 से सल्फेट मूलक को छीन करके क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और Fe को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। कहने का मतलब है यहाँ पर हम देखते हैं कि Fe और जस्ता दोनों धातु तत्व है, दोनों एक दूसरे से लड़ता है। लड़ने के दरमियान में क्या होता है, जस्ता जीत जाता है। और किसके लिए लड़ाई हो रहा था, सल्फेट मूलक के लिए लड़ाई हो रहा था। तो सल्फेट मूलक के लिए जब लड़ाई हो रहा था किसके बीच, तो जस्ता और आयरन के बीच, जीत कौन जाता है, तो जस्ता जीत जाता है। क्यों जीत जाता है, क्योंकि जस्ता अधिक क्रियाशील है किससे, तो आयरन से। इसलिए सल्फेट मूलक को क्या कर लेता है, वो छीन लेता है और बना क्या लेता है, जिंक सल्फेट, और आयरन क्या लेता है, अकेले पड़ जाता है। लड़ाई में भी देखते होंगे अगर दो दोस्त या दो किसी से भी लड़ाई हो जाती है, जीत किसकी होती है, जो बलियान होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, जो अधिक एक्टिव होगा, जो ज्यादा क्रियाशील होगा वो क्या करेगा, जो कम क्रियाशील है उसके साथ जो मूलक है उसको क्या कर लेगा, विस्थापित कर लेगा। Fe कम क्रियाशील है, उसके साथ मूलक क्या था, सल्फेट था, उसके साथ जस्ता ने क्या किया, छीन लिया, बना के दिया जिंक सल्फेट। बचपन में भी हम लोग साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है, कभी हमने किसी से छीन लिया है, उसने हमसे छीन लिया है।
जो हमसे बरियार है, या हम अगर किसी से बरियार हैं तो उससे हम छीन लिए। खैर इस तरह की ढेर सारी बातें आपके जीवन में भी हुआ होगा। आइए आप देखें यहाँ जिंक सल्फेट, जस्ता क्या ऑलरेडी अधिक एक्टिव है और आयरन छीनना चाह रहा है, छीन पाएगा क्या? नहीं छीन पाएगा। तो ये क्या हो गया? समीकरण रॉन्ग है, ये क्या है? सही है। अब आप लोगों को जानना चाह रहे हैं कि कैसे पता करेंगे किसका क्रियाशीलता अधिक है और किसका कम क्रियाशीलता है, क्योंकि क्रियाशीलता के आधार पर ही क्या होगा? एक दूसरे से समीकरण होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक ट्रिक्स है, आप लोगों को 10th में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, 12th में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम। देखिए दिए हैं, लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंटियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, जस्ता है, Fe है, क्रोमियम है, Cd है, कैडमियम, कोबाल्ट है, निकल है, टिन है, Pb है और हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन आपका धातु तत्व है, लेकिन अधातु से भी कम क्रियाशील है। चपा चपा, आइए देखिए इसको सरल एक टेक्निक से, एक छोटे से ट्रिक से हम लोग याद रखेंगे कि किस तत्व की क्रियाशीलता कौन सा है, कौन सबसे ज्यादा सुपीरियर है, कौन कम है, कौन किससे लड़ करके जीत सकता है, कौन किसको हरा सकता है, सब कुछ हम लोग सीखेंगे। देखिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का घटता क्रम, मतलब आपको कितना बात समझ में आ गया? घटता क्रम है मतलब सबसे सुपीरियर क्या होगा? लिथियम। सबसे सुपीरियर क्या हो गया? लिथियम। और सबसे नीचे क्या होगा? मतलब इसमें जो भी तत्व आएंगे वो सबसे कम क्रियाशील है। मतलब क्या? लिथियम जो है ना इतना ताकतवर है कि इन सभी के साथ जितने भी मतलब जो भी मूलक होंगे, अगर इनके साथ रिएक्शन अगर ये करेंगे तो उनके मूलक को ये क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। ये सबसे एक्टिव एलिमेंट, सबसे एक्टिव क्या कहेंगे? सभी के मूलक को ये क्या कर लेंगे? विस्थापित कर लेंगे। उसके बाद स्थान क्या था? पोटेशियम का। पोटेशियम अपने से नीचे इन सभी का, लेकिन अगर कहेगा कि क्या लिथियम का भी, तो नहीं, उससे इसकी क्रियाशीलता क्या है? कम है। अगर हम बेरियम की चर्चा करते हैं तो बेरियम से 2 सुपीरियर है, लिथियम और क्या? पोटेशियम। लेकिन बाकी सभी से क्या कर सकता है? ये मूलक को छीन सकता है। क्यों छीनेगा? क्योंकि इसकी क्रियाशीलता सबसे मतलब कि इन दोनों को छोड़ करके सबसे अधिक है। ठीक है। उसी तरह से कैल्शियम, कैल्शियम, ये सब जितने भी नीचे आ रहे हैं सभी से ये क्या करेंगे? मूलक को छीन सकते हैं, लेकिन इनसे ऊपर जो 4 हैं इनसे नहीं छीन सकते। क्यों नहीं छीन सकते? क्योंकि कैल्शियम से ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मजबूत है। तो कमजोर कभी बलियार को हराया क्या? नहीं। तो आइए इसके लिए ट्रिक्स देते हैं। देखिए कि आप इसको याद कैसे रखिएगा। एक सरल टेक्निक है, ले के बांसुरी को ना मुझे अल मियां जी, लेके बांसुरी को ना मुझे अल मियां जी, प्रोसीडी को नहीं सुना पर हम गाए चपा चपा। बहुत फेमस गाना है चपा चपा, आप लोग सुने भी होंगे। अब ये चपा चपा क्या है जान लीजिए। C फॉर कॉपर, H फॉर Hg, A फॉर Ag, P फॉर प्लेटिनम, A फॉर ऑरम। मतलब क्या? ये जो कॉपर है, Hg है, Ag है, Pg है, Au है, ये सभी क्या हाइड्रोजन से भी कम एक्टिव है, कम क्रियाशील। तो इसको हम लोग क्या चपा चपा। फिर से देख लीजिए। लेके बांसुरी को ना मुझे अल मियां जी, पे को सीडी को नहीं सुना पर हम गाए चपा चपा। हमारे दैनिक जीवन में जितने भी हम शब्द यूज किए वो क्या हमारे दैनिक जीवन में हमेशा सीडी क्या हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाली है। इसे बार लिख लीजिए। ले के बांसुरी को ना मुझे अल मियां जी, फेंको, क्या चीज फेंको? सीडी, सीडी को फेंको, फेंको, नहीं सुना, नहीं सुना पर
गाय, चप्पल, चप्पल। मतलब इसके माध्यम से छोटे से सेंटेंस से आप क्या कर सकते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम को आप याद रख सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। तो सबसे सुपीरियर कौन हो गया, लिथियम, और सबसे कम एक्टिव कौन हो गया, सुनो। इसमें क्रमबद्धता में थोड़ा सा हेरफेर यहाँ पे होता है, कभी AU को यहाँ पे रखा जाता है, AG को यहाँ पे रखा जाता है। खैर अब देखिए यहाँ पे तो चपा, तो ये क्या है, लिथियम। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बतलाए थे आप लोगों को, क्या बतलाए थे कि Fe जो है वो जिंक सल्फेट से सल्फेट मूलक को विस्थापित नहीं कर सकता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो क्यों नहीं कर सकता है, तो इसका जवाब आपको ये आपका क्या कर सकता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम दे देगा। अब देखिए इसमें जस्ता है, ठीक है, जस्ता और Fe दोनों का क्रम हम देखते हैं कि उसमें कहां पर है। तो देखिए जस्ता यहाँ और Fe यहाँ, तो पहले जस्ता उसके बाद Fe आ रहा, मतलब कि जस्ता Fe से ज्यादा एक्टिव है, उसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। तो जस्ता की क्रियाशीलता ज्यादा है, यही कारण है कि जस्ता जो है FeSO4 से जब अभिक्रिया करता है तो उससे सल्फेट मूलक को क्या कर देता है, विस्थापित करके जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस Fe हो जाता है। लेकिन वही Fe जो है वह जिंक सल्फेट से अभिक्रिया नहीं कर सकता, जिंक सल्फेट से अभिक्रिया नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी क्रियाशीलता कम है। वही अगर हम सोचेंगे क्या, जस्ता जो है वो क्या कर ले, अगर सपोज दैट मैग्नीज MnCl2 और प्लस जस्ता, अगर हम सोचे कि रिएक्शन हो जाए तो नहीं होगा। MnCl2 प्लस जस्ता अगर हम सोचेंगे कि कोई अभिक्रिया हो जाए तो अभिक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जस्ता कम एक्टिव है, कम क्रियाशील है, कंपेरिजन टू मैग्नीज, कंपेरिजन टू मैग्नीज। या फिर हम लोग और भी ले सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस क्या जस्ता। अगर हम सोचेंगे जस्ता जो है वो क्या करे, मैग्नीशियम क्लोराइड से क्लोरीन मूलक को छीन ले, इम्पॉसिबल। उसके लिए क्या होगा, तो ZnCl2 प्लस Mg, ये क्या करेगा, छीनेगा तो बनाएगा MgCl2 और प्लस क्या जस्ता, ये हो सकता है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि जस्ता मैग्नीशियम क्लोराइड से क्लोरीन को छीन ले, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि जस्ता की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से क्या है, कम है। जस्ता की क्रियाशीलता मैग्नीशियम से क्या है, कम है। तो आइए और कुछ हम उदाहरण देते हैं। आइए देखिए हम यहाँ पे 3 उदाहरण लिए हैं। Mg प्लस कॉपर सल्फेट, तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो क्या उसके मूलक को विस्थापित कर पाएगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि मैग्नीशियम को कॉपर से अधिक एक्टिव होना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैग्नीशियम और कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम पर कहाँ स्थित है। तो देखिए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे। तो मैग्नीशियम की क्रियाशीलता बहुत अधिक है, कॉपर की क्रियाशीलता बहुत कम है। मतलब क्या, मैग्नीशियम जो है कॉपर सल्फेट से सल्फेट मूलक को क्या कर लेगा, विस्थापित कर लेगा। ठीक है, तो देखिए तो मैग्नीशियम जब है कॉपर सल्फेट के मूलक से क्या करेगा, विस्थापित कर लेगा, तो क्या बनाएगा, MgSO4 बनाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समीकरण ये है, समीकरण को बैलेंस करने में एक चीज ध्यान रखा जाता है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, धातु है। धातु क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि धातु जितने भी धातु हैं सभी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान में रखें। जितने भी धातु हैं वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और अभिक्रिया जो सामान्यतः जो होती है वह इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उनके बीच में होती है। देखते हैं मैग्नीशियम है Mg और यहाँ पे 2 मूलक है, कॉपर है, सल्फेट है। तो कॉपर क्या है, धातु है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। सल्फेट क्या है, तो अब ये मूलक है, ये नेगेटिव मूलक है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मूलक। तो कॉपर जो है पॉजिटिव की बात ही काज करता है, सल्फेट जो है वो नेगेटिव की बात ही करता है। अच्छा, तो मैग्नीशियम किससे करेगा, कॉपर से। क्यों करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव में नहीं, आप लोग जानते हैं कि समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, विकर्षण होता है। फिजिक्स का ही नियम यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है,
तो मैग्नीशियम जो है कॉपर सल्फेट में दो मूलक है, ये पॉजिटिव के भांति काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है नेगेटिव के भांति। तो पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किसके साथ अभिक्रिया नेगेटिव साथ, तो बना क्या दिया MgSO4 बना दिया। अब बच क्या गया कॉपर, एक ये भी है। दूसरा आ जाइए AgNO3 और कॉपर। एक चीज और यहाँ पे थ्योरी में देते हैं, तो जनरली 90% स्थानों पे ये सत्य होगा कि जो पहले लिखा हुआ होता है वो धनात्मक के भांति कार्य करता है। जो पहले लिखा हुआ होता है वो धनात्मक के भांति कार्य करता है, जो बाद में लिखा हुआ होता है वो ऋणात्मक के भांति कार्य करता है। बहुत सारे कहीं सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, जैसे NH3 में नाइट्रोजन पहले लिखा हुआ, लेकिन ये नेगेटिव के भांति काम करेगा ये इसमें, और हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव के भांति काम करेगा। बट H2O हाइड्रोजन पॉजिटिव के भांति और ऑक्सीजन नेगेटिव के भांति। 90% स्थानों पे ये सत्य है कि जो पहले लिखा हुआ है वो धनात्मक के भांति यानी पॉजिटिव के भांति काम करेगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो ऋणात्मक के भांति काम करेगा। ठीक है, तो आइए देखिए अब AgNO3 इसमें आपको देखना है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो यहाँ चांदी धातु है, मतलब क्या पॉजिटिव है, और नाइट्रेट ये नेगेटिव है। कॉपर क्या है पॉजिटिव है। चलो तो क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव से अभिक्रिया होगा नहीं, तो क्या होगा नेगेटिव से होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव से अभिक्रिया करेगा। और सबसे पहले ये देखिए कि ये चांदी और ये कॉपर है, दोनों का विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्रम क्या है। सो देखिए चांदी और कॉपर, मतलब कि कॉपर अधिक एक्टिव है किससे, चांदी से। कॉपर अधिक एक्टिव है किससे, चांदी से। जब अधिक क्रियाशील है तो क्या करेगा, कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट मूलक को विस्थापित कर लेगा और कॉपर नाइट्रेट बना लेगा, और क्या होगा चांदी मूलक को विस्थापित। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस कर देना है, तो ये तो पहले ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करके वो दिए हुए हैं इक्वेशन में। तो देखिए दो चांदी, अब देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन 1 कॉपर, ये कॉपर बैलेंस है। अब इसमें आ जाइए, ये जस्ता है और ये हाइड्रोजन और ये फॉस्फेट है। अब देखिए जस्ता धातु है, मतलब ये पॉजिटिव है। उससे पहले ये देख लेना है कि किसकी क्रियाशीलता अधिक है। ये जस्ता और हाइड्रोजन, जस्ता कहाँ है, यहाँ पे है, हाइड्रोजन कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, मतलब कि जस्ता का क्रियाशीलता अधिक है, यही कारण है कि फॉस्फेट मूलक को क्या करेगा ये विस्थापित करेगा। अब दूसरा कंडीशन ये देखे कि ये जस्ता फॉस्फेट मूलक से क्यों अभिक्रिया करेगा, क्योंकि जस्ता हाइड्रोजन जो है यहाँ पॉजिटिव के भांति काम करेगा और फॉस्फेट जो है नेगेटिव के भांति काम करेगा। जस्ता क्या पॉजिटिव है, फॉस्फेट क्या नेगेटिव है, दोनों जस्ता पॉजिटिव है, फॉस्फेट क्या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा जिंक फॉस्फेट और हाइड्रोजन, और बच गया तो 3। अब देखिए क्या होता है, आप लोग सोच रहे अनुसूत्र निर्माण करके बताए थे, तो जस्ता फॉस्फेट तो फॉस्फेट। अब देखिए जस्ता की वैलेंसी 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Zn को 3 से गुना करेंगे तो जिंक Zn3 और PO4 के 2 से गुना करेंगे तो PO4 के होल 2। इसीलिए आप लोगों को पहले बताए थे, मूलक भी दिए थे ताकि उसको भी याद कर लीजिए। फिर आप लोगों को अनुसूत्र बनाने के लिए सिखाए थे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, अनुसूत्र बनाने जाएंगे। अनुसूत्र से फिर क्या कर रहे हैं देख सकते हैं, अनुसूत्र बनाने जान रहे हैं तो क्या हम लोग समीकरण को बना ले रहे हैं। अब हम लोग आगे के कुछ इक्वेशन लेंगे जिसमें हम समीकरण को संतुलित करने के लिए सिखाएंगे। कुछ उदाहरण दिए हैं, इसको हम लोग बैलेंस भी करते हैं, समीकरण भी तैयार करते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो देखिए बनाएगा क्या, तो सो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होता है 3 होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n को 1 से गुना किए थे h को 3 से गुना किए तो क्या हो जाएगा H3, क्या बना लेगा NH3। मतलब कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा NH3 गैस, अमोनिया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है। बैलेंस करना जरूरी है, कैसे बैलेंस होगा सो देखिए, ये 3 है और ये 2 है, अदला बदली कर देना है
और अदला बदली करना क्या है, ये 3 है इसके आगे 3 कर देंगे, ये 2 है इसके आगे 2 कर देंगे। अब देखिए तो जरा 2 दिया 6 हाइड्रोजन, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, क्या हो गया, सब कुछ बैलेंस है। उसी तरह से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, Mg और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, कैंसिल, एक एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बना लेगा MgO, मतलब क्या Mg। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, ये तो घोटाला है, दिक्कत नहीं चलेगा, ऐसे बैलेंस करना होगा, डाटा मिलाना होगा। तो कैसे मिलेगा, सो देखिए आइए यहाँ 2 है, इसको 2 से गुना कीजिए, सिंपल तरीका, ये 2 है, इसको 2 से गुना किए। अब देखिए तो 2 मैग्नीशियम, चलिए पहले ऑक्सीजन 2 है इधर, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम 2 है इधर, मैग्नीशियम 2 है इधर, मैग्नीशियम 1 है, इसको 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिया। गुना आप कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए Fe, आयरन जो है वो जल से जब अभिक्रिया करेगा तो Fe3O4 और प्लस क्या करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। मतलब कि आयरन जब है वो जल से जब अभिक्रिया करेगा तो Fe3O4 और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखिए बैलेंस करते हैं, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ आयरन 1 है, चलिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस है, लेकिन ना तो ऑक्सीजन बैलेंस है ना ही आयरन बैलेंस है। तो आइए देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो 4 से गुना कर देते हैं, तो क्या देख रहे हैं, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गया, 3 आयरन है, इसको 3 से गुना कर देंगे तो 3 आयरन बैलेंस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इसको भी 4 से गुना कर दें 8 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। उसी तरह से यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, तो P2O5 बनाएगा, क्या बनाएगा, P2O5 बनाएगा। पहले बताए थे वर्ग 5 के तत्व है, तो वो 2 तरह के, फास्फोरस क्या वर्ग 5 के तत्व है, ऑक्सीजन क्या वर्ग 6 का तत्व है, तो फास्फोरस देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, फास्फोरस और ऑक्सीजन, फास्फोरस यहाँ पे वैलेंसी क्या करेगा ना 5 यूज करेगा, ऑक्सीजन क्या है 2 यूज करेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या हो जाएगा P2 और क्या वो 5, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब देखिए इसको बैलेंस कीजिए, इधर 2 फास्फोरस है, इधर 1 फास्फोरस है, बैलेंस करते हैं तो 2 से गुना करते हैं तो 2 फास्फोरस हो गया, इधर भी 2 फास्फोरस, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 5 है। अभी थोड़ा सा इसको भूल जाते हैं, फास्फोरस के बजाय पर हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, इधर 5 है इसको 5 से गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, इधर ऑक्सीजन 5 है, इसको 2 से गुना कीजिए तो 2 5 10 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, फास्फोरस कितना हो गया 2 तो नहीं 4, तो इसको 4 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब जिंक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, धातु के ऑक्साइड और धातु के क्लोराइड, अब दोनों अभी क्रिया करते हैं। पहले बताएं कि जब 2 हैं तो एक उसमें धनात्मक होते हैं, एक ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पे देखते क्या है, जस्ता जो है धनात्मक के बाद ही काम करेगा और ऑक्सीजन जो है ऋणात्मक के बाद ही काम करेगा। यहाँ भी देखते हैं जस्ता हाइड्रोजन जो है धनात्मक के बाद ही काम करेगा, क्लोरीन जो है वो क्या करेगा ऋणात्मक के बाद ही काम करेगा। तो क्या मतलब है कि जो धनात्मक होता है वो ऋणात्मक से भी क्रिया करेगा, तो क्या कर लेगा, जस्ता क्लोरीन से भी क्रिया करेगा, तो जस्ता और क्लोरीन, जस्ता की वैलेंसी क्या होती है, जस्ता की वैलेंसी क्या होती है 2, अब क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बना लेगा, तो जिंक क्लोराइड ZnCl2। अब क्या है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से भी क्रिया करके क्या बना लेगा, तो जल बना लेगा, तो H2O बना लेगा। अब देखिए बैलेंस कीजिए, इधर जस्ता 1 है, इधर जस्ता 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो 2 क्लोरीन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 से गुना कर दीजिए तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया, 2 क्लोरीन भी हो गया। क्या देखें, इस प्रकार से पूरा बैलेंस हो गया। ध्यान रखिए, आप लोगों को जो मूलक दिए थे याद करने के लिए उसको जरूर याद कीजिएगा, और विद्युत रासायनिक श्रेणी का क्रम जो एक सिंपल टेक्निक के साथ दिए थे उसको आप लोग
जरूर याद रखिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोग समीकरण को बैलेंस करने के लिए सीखिएगा और कौन सा एलिमेंट किससे मतलब किसके साथ अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, ये आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी ही बतलाएगा। इसलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी को जरूर याद रखिए, ठीक है।